हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलवे एंड एसएससी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट जिसमें 50 क्वेश्चंस है जो आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर यूपीएससी एग्ज़ाम, बिहार दरोगा मेंस, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी के लिए, यूपी लेखापाल, यूपी एसआई, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह का मॉक टेस्ट आपको हमारे चैनल पर रोज़ अपलोड मिलेंगे। आप इसे रोज़ देखें और इससे आप अपनी तैयारी पूरी करें। हम रोज़ अपने चैनल पर 50 क्वेश्चन संग्रह वाले पीडीएफ वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर, ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई भी असुविधा ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उस वक्त चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा गतिमान आवेशित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में नहीं होता है। जब पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में ध्रुव तारा नहीं होता है तो वह ध्रुव तारा गतिमान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हाइपर एमनेसिया क्या होती है? तो हाइपर एमनेसिया एक बीमारी है जो असाधारण स्मरण शक्ति की बीमारी। किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ की स्मरण शक्ति ज़्यादा होना या फिर ज़्यादा भूलने की बीमारी, ज़्यादा याद रहने की बीमारी, मतलब असाधारण स्मरण शक्ति, तो वह व्यक्ति हाइपर एमनेसिया का रोगी होता है। अगला प्रश्न है, विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉन्ग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग कृषि वैज्ञानिक थे और उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीक है? तो C14 रेडियो कार्बन जीवाश्म की आयु निर्धारण करने की तकनीक है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है, जिससे क्यों लगाया जाता? तो यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भागों को ठंडा कर सके। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वह ऊपर लगाया जाता है इस कारण कि वह सारे भागों को ऊपर से जब उसका ठंडा हवा निकले तो सारे फ्रिज के सारे भागों को ठंडा कर सके। संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भागों को ठंडा करने के लिए फ्रीज़र ऊपर लगाया जाता है। अगला प्रश्न, भारी जल में हाइड्रोजन का स्थान पर क्या होता है? तो भारी जल DTO को कहते हैं, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, और भारी जल में हाइड्रोजन का स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हुबली में किस रेलवे का मुख्यालय है? हुबली कोलकाता में है। और हुबली में किस रेलवे का मुख्यालय है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली में है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस महापुरुष के नाम के साथ नरेगा को पुनर्नाम देने की घोषणा की है? तो महात्मा गांधी के नाम पर नरेगा को पुनर्नाम देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, थोरियम आधारित रिएक्टर कामिनी एक रिएक्टर भट्टी है जो थोरियम आधारित है, वह कामिनी कहाँ स्थित है? एक मिनट। थोरियम आधारित रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में। थोरियम आधारित रिएक्टर कामिनी कलपक्कम तमिलनाडु में। कलपक्कम एक स्थान है, वहाँ थोरियम आधारित रिएक्टर कामिनी स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग का वैज्ञानिक अंग कौन सा है? तो अंतरिक्ष विभाग का व्यापारिक अंग एंट्रिक्स है। अगला प्रश्न, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने संपादित किए थे? तो मराठा और केसरी समाचार पत्र लोकमान्य तिलक ने संपादित किए थे। फिर अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट इस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। किस प्रयोजन के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन होता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेज़ों को सूचना दी और विद्रोहियों की योजना को असफल कर दी, इसका क्या नाम था?
दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी का क्या नाम था जिसने अंग्रेजों को सूचना दी और विद्रोहियों की योजना को असफल कर दिया? तो जिन्नत महल। अगला प्रश्न, प्रमुख रूप से कहाँ कार्य करने वाले श्रमिकों को न्यूमोकोनियोसिस बीमारी प्रभावित करती है? अगर कोई श्रमिक कोयले की खान में काम करती है तो उन्हें न्यूमोकोनियोसिस बीमारी प्रभावित करती है। कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूमोकोनियोसिस बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, 1953 में पृथक राज्य बनाए जाने से पूर्व आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो 1953 में पृथक राज्य, अलग राज्य बनाने जाने से पूर्व आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले करनूल थी। यानी कि 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का पृथक राज्य बनाया गया था, अलग राज्य बनाया था। इससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। अगला प्रश्न, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है, महिला क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, ट्रोपोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ट्रोपोस्फियर पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है? तो पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रोपोस्फियर होती है, यानी कि 0 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रोपोस्फियर भाग होती है। अगला प्रश्न है, स्टेम सेल रिसर्च केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो स्टेम सेल रिसर्च केंद्र वेल्लोर में स्थापित किया गया है। वेल्लोर चेन्नई में है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने? तो 1893 में विश्व धर्म संसद हुआ था, इसी में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी। मौर्य शासक के पश्चिमी एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है? तो समुद्रगुप्त को उसी के सिक्के पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है। समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट थे। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कालिदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? तो कालिदास के निम्नलिखित ग्रंथ है। पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा मेघदूतम, तीसरा रघुवंशम, चौथा मालविकाग्नि मित्रम, पांचवा ऋतु संहारम और छठा कुमार संभव। इतने ग्रंथ कालिदास ने रचित किए हैं। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विटामिन B12 के घटक है? तो विटामिन B12 के घटक कौन है? कोबाल्ट। विटामिन B12 कोबाल्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। इसे रूसी रॉकेट प्रक्षेपण स्थल कोस्मोड्रोम सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। रूसी रॉकेट प्रक्षेपण स्थल कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। रूसी रॉकेट प्रक्षेपण स्थल कोस्मोड्रोम सोवियत संघ में है, यहीं से भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना शिलोंग में की गई थी। अगला प्रश्न है, उमाकांत रमाकांत गुंडेजा बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत दो भाई हैं। गुंडेजा बंधु क्या है? तो दोनों ध्रुपद गायक थे। उमाकांत और रमाकांत दोनों ध्रुपद गायक थे। अगला प्रश्न है, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संबंध में देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो वीरता और साहस के लिए। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संबंध में वीरता और साहस के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, 1857 के स्वाधीनता वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुन क्या है? यानी कि फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में? तो चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक का अन्य क्या नाम है?
तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक विश्व बैंक का अन्य नाम है। अगला प्रश्न है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष को निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी को कृषि और बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया था। कृषि योग बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया था किस प्रकार की मिट्टी में। तो क्षारीय मिट्टी में अगर जिप्सम का उपयोग किया जाता है तो वह कृषि योग मिट्टी बन जाती है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का उपयोग किया जाता है कृषि योग मिट्टी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है भारत में भूपत्रक मानचित्र कौन बनाता है। तो भारत में भूपत्रक मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। अगला प्रश्न है ओबरा किसके लिए जाना जाता है। तो ओबरा ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है। ओबरा को ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, तारापुर किस राज्य में। तो तारापुर महाराष्ट्र में है। फिर अगला प्रश्न है साइलेंट वैली परियोजना का विकास किस मुख्य कारण से रोक दिया गया था। तो साइलेंट वैली परियोजना का विकास क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन होने की आशंका के कारण, उस क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन होने की आशंका के कारण साइलेंट वैली परियोजना का विकास रोक दिया गया था। अगला प्रश्न है उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है। तो दिल्ली से मथुरा और वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है नेशनल हाईवे 2 NH2। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेज़ों ने कब अपराध घोषित किया। तो राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेज़ों ने 1898 ईस्वी में अपराध घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है लोकमान्य ने यह घोषणा कब की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो लोकमान्य तिलक ने 1916 ईस्वी में कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला और अंतिम प्रश्न है हैदराबाद के निज़ाम के राजवंश का क्या नाम है। तो हैदराबाद के निज़ाम के राजवंश का नाम है आसफ़ जाही। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे क्योंकि सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र के एक सेट आपको रोज़ हमारे चैनल पर मिलेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन का संग्रह होगा जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।